नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। लॉकडाउन के बीच सरकार की अनुमति पर अब धार्मिक स्थल खुल रहे हैं। अब फिर से मंदिरों में जयकारे गूंजेंगे, मस्जिदों में नमाज अता की जाएगी, चर्च में प्रभु की प्रार्थना होगी। इसके साथ ही बाजारों में भी चहल पहल बढ़ जाएगी। सबको इंतजार है तो बस 8 जून का, जब इन धर्मस्थलों के दरवाजे भक्तों और अनुयायियों के लिए खुल जाएंगे और लोग अपने अपने इष्ट की पूजा प्रार्थना और इबादत करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अनलॉक के लिए हम कितने तैयार हैं, क्योंकि पूरे देश में जून के शुरुआती 6 दिनों की बात करें तो 50,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं और ये लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है। ऐसे में अगर जरा सी भी चूक हुई तो ये राहत बड़ी आफत बन सकती है। सबसे बड़ा मुद्दा में आज अपने मेहमानों के साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। लॉकडाउन के बीच खुलेंगे धार्मिक स्थल, मंदिरों में फिर से गूंजेंगे जयकारे, मस्जिदों में पढ़ी जाएगी नमाज, बाजारों में भी दिखेगी चहल पहल। लेकिन बड़ा सवाल, अनलॉक के लिए कितने तैयार हैं हम? देश में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि संक्रमण के लिहाज से जून और जुलाई का महीना बेहद संवेदनशील है। ऐसे में अगर जरा सी भी चूक हुई तो ये राहत बड़ी आफत बन सकती है। सरकार के निर्देशों के मुताबिक सभी धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल्स खोल दिए जाएंगे। इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी की गई है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार सभी जगहों पर पूरी तैयारी की गई है। शॉपिंग मॉल्स को सैनिटाइज किया गया। प्रबंधन की तरफ से पूरी सतर्कता बरती जा रही है। जैसे इनके ग्लव्स हैं, कैप है, सैनिटाइज़र है और मास्क है, ये पूरा कंप्लीट ये जो है इनको दिया गया है। आपको हर कस्टमर जैसे उठा खाना खाने के बाद, उसके बाद में तुरंत उसको सैनिटाइज करना है। उसको टेबल को सैनिटाइज करके दूसरा नेक्स्ट। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में प्रवेश के लिए श्रद्धालुओं को शर्तों का पालन करना होगा। सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी के साथ ही प्रवेश की इजाजत दी जाएगी। हमारा कोशिश है कि मतलब जो है 2 लोगों अंदर जो है 2 लोग मंदिर के हों, 2 लोग बाहर से आए, 4 लोग कम से कम। ऐसा 5 लोगों को अनुमति दिया है, परंतु हम कोशिश करेंगे 4 लोग, और वो भी जो है 2 गज का दूरी बनाकर। शासन की ये गाइडलाइन है, इन गाइडलाइन का पालन मंदिर को करना है। बाकी जो बाहर की व्यवस्था है, लाइन लगवानी है या ट्रैफिक कंट्रोल करना है, वो प्रशासन करेगा। हालांकि काशी में सोमवार से धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे। मंदिरों को कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी। दरअसल एक चेक लिस्ट मंदिर प्रबंधन की तरफ से भरना पड़ेगा, जिसमें मंदिर प्रबंधन को सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी। सोशल डिस्टेंसिंग हो, कोरोना से संबंधित नियम हो, सैनिटाइजेशन हो, इन सारी प्रक्रिया को पूरी करने के बाद इसका खास ध्यान देना होगा कि मंदिर में अधिक से अधिक भक्तों की भीड़ ना हो, और इसकी जाँच खुद सर्किल अफसर करेंगे और एडीएम सिटी इस चेक लिस्ट को अप्रूव करेंगे। और ऐसे में सोमवार से धार्मिक प्रतिष्ठान नहीं खुलेंगे। अब इसके लिए 3 से 4 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। जब फॉर्मेलिटी पूरी होगी तभी सभी वाराणसी के धार्मिक प्रतिष्ठान खुलेंगे। अनलॉक 2.0 के लिए शासन और प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। सीएम योगी खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन सब कुछ तय प्लान के मुताबिक ही हो, ये बड़ी चुनौती होगी। इसको प्रॉपर रूप में सही तरीके से इस पे एक तरीका अपनाना चाहिए था राज्य सरकार को, चाहे दिल्ली की सरकार को। हम वो जो धरती पे, सड़क पे सामने फलीभूत होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। सरकार के पास कोई ब्लूप्रिंट ही नहीं है कि इससे कैसे निपटा जाए। अगर ब्लूप्रिंट होता तो जब 463 आपके पास पेशेंट थे, पॉजिटिव पाए गए थे, तब आपने लॉकडाउन शुरू किया। अब करीब 2.5 लाख हो गए तो अनलॉक करने जा रहे हैं, ये ज़रा समझ से परे है। हालांकि सत्ता पक्ष सभी व्यवस्थाओं पर खरा उतरने का दावा कर रहा है। एक लंबे समय तक या अनिश्चित काल के लिए आप इन सारी चीज़ों को बंद करके नहीं रख सकते हैं।
हमको इसके साथ ही जीना होगा और इसके साथ ही जीने के लिए हमको सभी सोशल जो डिस्टेंसिंग है, जो निर्देश है, उनका पालन करते हुए हमको अपनी जीवन शैली को इसके लिए अभ्यस्त करना होगा। और सरकार के निर्णय मुझको नहीं लगता है कि इसमें किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए। सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की है उसका पालन करवाने के लिए धार्मिक स्थल और मॉल्स प्रबंधन के साथ प्रशासन का तालमेल भी बेहद जरूरी है। अगर ऐसा ना हुआ तो कोरोना के इस पीक टाइम में जरा सी लापरवाही पहाड़ जैसी मुसीबत खड़ा कर सकती है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो भक्तों का इंतजार खत्म होने वाला है और खासतौर पर राम भक्तों का इंतजार जो है अरसे के बाद खत्म हो रहा है। टेंट में नहीं देखने की चाहत थी भगवान को और अब अस्थाई मंदिर में भगवान के दर्शन भक्त कर पाएंगे। सोमवार यानी 8 जून से राम भक्त अस्थाई मंदिर में रामलला के दर्शन कर सकेंगे, क्योंकि टेंट में अभी तक दर्शन हो रहे थे, लेकिन अब अस्थाई मंदिर में भगवान के दर्शन होंगे। राम जन्मभूमि परिसर में रामलला का अस्थाई मंदिर स्थापित किया गया है, लेकिन रामलला का दर्शन करने के लिए भक्तों को कोविड-19 के संक्रमण काल में कुछ निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। भक्त रामलला के लिए प्रसाद और फूलमाला अपने साथ नहीं ले जा सकेंगे। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए ये व्यवस्था की गई है। भक्तों को रामलला का चरणामृत और प्रसाद भी नहीं मिलेगा और न ही भक्त माथे पर टीका लगा सकेंगे। और रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का कहना है कि कोरोना काल में मंदिर खुलना न खुलने के बराबर है। मंदिर खुलना और न खुलने के बराबर है। पहली बात तो ये है कि केवल 5 लोग ही जा सकते हैं, तो 5 लोग के जाएंगे। उसके बाद दूरी बना करके पहुंचेंगे, न कोई प्रसाद ले जाएंगे न कोई प्रसाद लेंगे, किसी से कोई स्पर्श नहीं होगा, किसी से कोई मतलब पुजारी के द्वारा न उनको प्रसाद दिया जाएगा और न इनके द्वारा उनको प्रसाद चढ़ाने दिया जाएगा। ये जो प्रतिबंध लगा है, इसके लिए मंदिर का खुलना न खुलना दोनों बराबर है। तो मंदिर का खुलना न खुलने के बराबर है, क्योंकि सीधे तौर पर भगवान को आप स्पर्श नहीं कर सकते, कुछ चढ़ा नहीं सकते, आपको चंदन टीका नहीं लगाया जा सकता, चरणामृत आपको नहीं मिलेगा, प्रसाद आप नहीं चढ़ा सकते, आपको प्रसाद नहीं मिलेगा, फूल माला भी आप चढ़ा नहीं सकते हैं। फिलहाल अशोक पांडे जी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस मसले पर बातचीत करने के लिए। डॉक्टर उमाशंकर पांडे हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं, प्रशांत पाठक हमारे साथ प्रवक्ता पीएसपीएल के मौजूद है और अविनाश सिंह संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तमाम मेहमानों का स्वागत है। अविनाश, शुरुआत में आपसे करता हूं, 8 जून क्या इंतजार हो रहा था? क्या वाकई जैसी व्यवस्था की गई थी उतनी छूट मिल रही है हर पूरे प्रदेश में, या फिर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में तो देखा अलग अलग व्यवस्था की गई, कुछ जगहों पर 8, 10-11 तारीख का भी जिक्र किया गया है। तो जो व्यवस्था पहले करनी चाहिए थी, चूंकि अनलॉक 2 की शुरुआत 8 तारीख से हो रही थी, ये व्यवस्था पहले नहीं हो सकती थी क्या? क्यों 8 तारीख के बाद ये व्यवस्था शुरू की गई, ताकि जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो व्यवस्था वक्त पर नहीं हो पाई? देखिए, जो पहला सवाल था आपका कुंदन, पहले उस पर आना चाहूँगा। सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसमें केंद्र सरकार की एडवाइजरी का जिक्र किया गया है और केंद्र की एडवाइजरी के मुताबिक ही जो कंटेनमेंट जोन है उसके अलावा जो बाकी जगहों के, हम चाहे तमाम होटल्स की बात करें, शॉपिंग मॉल्स की बात करें, धार्मिक स्थलों की बात करें, फिर पर्यटन स्थलों की बात करें, इन सबको खोला जा रहा है। हालांकि बहुत से, अगर हम लखनऊ, राजधानी लखनऊ की बात करें तो बहुत से ऐसे होटल्स हैं जो बड़े होटल्स हैं, उन्होंने अपना होटल नहीं खोलने का फैसला किया है क्योंकि कुछ उनकी तकनीकी दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन एक बड़ी चुनौती है सरकार और प्रशासन के सामने। हालांकि आज शाम तक जो तमाम सभी जिलों के डीएम हैं, एसपी हैं, एसएसपी हैं और जो सभी प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि किस तरीके से नॉर्म्स को फॉलो करना है। और चूंकि देखा जाए तो तकरीबन 2.5 महीने के बाद कुंदन मंदिरों में अचानक से भीड़ आएगी। हालांकि प्रशासन ने कहा है कि एक साथ मंदिर में सिर्फ 5 लोगों की अनुमति को ही अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे नियम कायदे लगाए गए हैं कि कोई घंटा नहीं छुएगा, फूल माला नहीं ले जा सकेगा, प्रसाद का वितरण नहीं होगा। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि अगर हम लखनऊ की बात करें तो 400 से ज्यादा मंदिर है कुंदन। 400 मंदिरों में प्रशासन किस तरीके से मॉनिटरिंग करेगा? क्या सभी मंदिरों में पुलिसकर्मियों की तैनाती संभव है? क्योंकि देखा जाए तो जो बीट के पुलिसकर्मी होते हैं या जो भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, मुश्किल से पहुंच पाते हैं। तो वैसे में एक बड़ी चुनौती है। 300 से ज्यादा मंदिर सिर्फ लखनऊ में हैं। तो आप समझ सकते हैं कि तकरीबन 750 जो धार्मिक स्थल हैं वो सिर्फ लखनऊ में है।
हैं। कुछ ऐसी स्थिति तमाम होटल्स की है, मॉल्स की है, शॉपिंग मॉल्स की है और जो तमाम दूसरे प्रतिष्ठान हैं उनकी है। तो एक बड़ी चुनौती है। हालांकि जो मंदिर के जो अगर हम बात करें जो कमेटियां बनी हुई हैं, उन कमेटियों का ये भी कहना है कि सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है, जो नियम बनाए गए हैं, उसको लेकर बहुत चीजें स्पष्ट नहीं है। तो वैसे में मंदिर के जो कह सकते हैं जो मंदिर की कमेटियां हैं उनके सामने भी चुनौती होगी कि जब 2.5 महीने बाद जो भीड़ होगी, जो श्रद्धालु होंगे वो मंदिर आएंगे तो उनको किस तरीके से टैकल किया जाएगा। होटलों के सामने भी एक चुनौती है और चूंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो तमाम रेस्टोरेंट हैं वो भी खुलने जा रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर सरकार ने जो तैयारी की है, कल देखने वाली बात होगी कि इस चुनौती से सरकार सरकार ने तैयारी की थी 8 तारीख को लेकर के मंदिर, मॉल्स, रेस्टोरेंट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोलने का फैसला लिया गया था, लेकिन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में यह फैसला लिया गया है वहां के जिलाधिकारियों की तरफ से कि कहीं पर 10 तारीख को मॉल्स खुलेंगे, सैनिटाइजेशन का काम होगा, कहीं पर मंदिरों को भी अभी 1-2 दिनों के लिए और नहीं खोला जाएगा, ये फैसला किया गया। अशोक पांडे साहब, सब कुछ ठीक रहने वाला है क्योंकि बड़ी चुनौती है। पांडे साहब, मैं माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं, आपकी आवाज साफ तौर पर नहीं मिल रही है। दोबारा से हम आपसे संपर्क करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। उमाशंकर पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। उमाशंकर पांडे साहब, जून के 6 दिनों में, शुरुआती 6 दिनों में जब हमने अनलॉक 1 किया तो करीब 50,000 मामले सामने आ गए और 50,000 तक पहुंचने में 98 दिन लग गया था। शुरुआती के 50,000 मामलों में 98 दिन लग गया था और अब 6 दिन में 50,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या ये रफ्तार कायम रही तो सब कुछ अंडर कंट्रोल रहेगा? आपको क्या लगता है? देखिए कुंदन जी, निश्चित रूप से चुनौती बहुत बड़ी है और जिस तरीके से एम्स के डायरेक्टर ने भी पहले से ही गुलेरिया साहब ने कहा था कि जून जुलाई में ये कोरोना का संक्रमण पीक पर पहुंचेगा, वो बात सच साबित हो रही है। आप देखिए कि आज भी चलिए, लगता है उमाशंकर पांडे से भी संपर्क टूट गया है, कुछ नेटवर्क का इशू है। प्रशांत पाठक, अगर आप जवाब दे सकें, क्या चिंता बढ़ रही है? ये आंकड़े जो हम अब टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इन आंकड़ों को देख करके चिंता हो रही है क्या? देखिए, चिंता का बहुत बड़ा विषय है। जिस हिसाब से आंकड़े आ रहे हैं सामने, मैं देख रहा हूँ प्रतिदिन 9 से 10,000 केसेस हिंदुस्तान के अंदर रजिस्टर्ड किए जा रहे हैं और सरकार का जो रवैया है, जो नीति है, वो कहीं ना कहीं आज की डेट में एक फेल्यूर होते हुए नज़र आ रहा है। आप देखिए 463 केसों पे आप पूरे देश को लॉकडाउन की तरफ ले जाते हैं और जब केस 2 लाख से ऊपर पहुंचते हैं, 2.5 लाख पहुंचते हैं, तो आप देश को खोलने का काम करते हैं। जिस तरीके से इसमें एक सिस्टम कहा गया था कि एक आदमी तकरीबन 400 आदमी को इफेक्ट करता है, तो उस हिसाब से अगर इन 2 लाख आंकड़ों को लेंगे तो कितने करोड़ों में तब्दील होंगे, ये एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है। दूसरी बात, मुझे कहीं ना कहीं एक राजनीतिक प्रेरित ये लॉकडाउन लग रहा है। जिस तरीके से आप देखेंगे कि पूरे भारतवर्ष के अंदर जहां कोरोना काल का एक भयंकर संकट चल रहा है, वहां पे हमारे देश के गृह मंत्री अपनी वर्चुअल रैली करने में बिजी हैं। 72,000 स्क्रीन लगा करके तकरीबन 70 करोड़ 80 करोड़ रुपए का खर्च, जो कि आज की डेट में जनता की ज़रूरत में खर्च किया जा सकता था, आज वो अपनी रैली की भयावहता में खर्च कर रहे हैं कि 1 लाख लोगों को जोड़ेंगे, जिसके एवज में उन्होंने 72,000 स्क्रीन पूरे बिहार के अंदर उन्होंने लगवाई। शायद आपको इस जानकारी है और ये जानकारी मुझे आप ही लोगों के न्यूज़ चैनल के माध्यम से मिल रही है। तो बड़ा ये सोचनीय विषय है कि सरकार वाकई में क्या केवल सत्ता के लालच में अनलॉक कर रही है या वाकई में देश की जनसंख्या उनके लिए केवल एक संख्या है, देश का नागरिक उनके लिए मायने नहीं रखता है, देश की आम जनमानस की समस्याएं उनके लिए मायने नहीं रखती हैं, केवल और केवल उनका सत्ता का लालच जो है। प्रशांत पाठक जी, 2 चीजों को मिक्स मत कीजिए, 2 चीजों को मत मिक्स कीजिए। बीजेपी क्या करे उस पर मिक्स मत कीजिए, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिक्स करेगी, चुनाव की तैयारी करेगी, वो अलग नहीं। आप गलत बात करें। नहीं, बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं देश के गृह मंत्री की बात कर रहा हूँ। अमित शाह आज बीजेपी के अध्यक्ष नहीं है। अमित शाह आज की डेट में अमित शाह जी बीजेपी के अध्यक्ष नहीं है, वो भारतवर्ष के गृह मंत्री है। उनके ऊपर तमाम 135 ये बताइए ना, क्या की जिम्मेदारी गृह मंत्री के तौर पर उन्होंने कौन सा काम नहीं किया, ये बताइए। क्या काम किया आप बताइए। चलिए आप गिनवा दीजिए सरकार ने। नहीं, आप बताइए, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं सर, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। रुपए इन्होंने खर्च किए हैं।
नहीं, एक चीज़ बताइए, आप अभी आप ही लोगों से मैं देख रहा हूँ, सोनू सूद जैसा एक मामूली कार्यकर्ता जो एक्टर है, वो तकरीबन 20,000 लोगों को एयरलिफ्ट करके या बसों के द्वारा जो है आम प्रवासी मजदूरों को घर भेज सकता है, जिसमें उसका 2 करोड़ रुपए खर्च करता है, 2 से 2.5 करोड़ रुपए खर्च होता है। यहाँ सरकार 80 करोड़ रुपए केवल अपनी रैली में फूकने जा रही है। ये इनकी संवेदनशीलता है। ये 80 करोड़ रुपए आम जनमानस के काम नहीं आ सकता था, उन गरीबों के काम नहीं आ सकता था जो उन्होंने पैदल पलायन किया। 8 करोड़ मजदूर जो पैदल पलायन पर मजबूर है, तकरीबन 350 मौतें हुई इस देश के अंदर। क्या वो इनके लिए मायने नहीं रखता? मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि एक आम नागरिक के नाते आपका क्या, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप बताइए, आप पत्रकार के तौर पर काम। अशोक पांडे जी से जवाब ले लूंगा मैं। मेरा सवाल ये है कि अब कल से मंदिर खुलने वाले हैं, मॉल्स खुलने वाले हैं, शॉपिंग मॉल्स खुलने वाले हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुलने वाले हैं, इससे चीज़ें बिगड़ेंगी क्या? और क्या इसके लिए सरकार तैयार है? चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार तैयारी की बात कर रही है या फिर देश की तैयारी की बात करें? देखिए तमाम वर्ल्ड की हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी निगाह आज की डेट में, तमाम देशों की निगाहें आज भारतवर्ष की तरफ हैं। तमाम देश इस बात को गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि जिस तरीके से आज हम कोरोना के उसमें अगर नंबरिंग में बात करें तो धीरे धीरे हम सारे कंट्रियों को पछाड़ते हुए सीधे अपने ऊपर की ओर जा रहे हैं। हमने इटली को पीछे छोड़ दिया, हमने स्पेन को पीछे छोड़ दिया, हमने जर्मनी को पीछे छोड़ दिया। और वहाँ पे जहाँ जर्मनी जैसा शहर जहाँ विश्व की दूसरे नंबर की स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया है, जब वो नहीं चीज़ कंट्रोल कर पाया, तो भारत के वर्ष के अंदर ना तो वेंटिलेटर्स हैं बहुत ज़्यादा, ना बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स के अंदर सुविधाएँ हैं। आप आए दिन वीडियो देखते हैं, लोग चिल्लाते हैं, रोते हैं, छोटे छोटे बच्चे मर जाते हैं, अस्पताल प्रशासन एक निष्क्रियता के तौर पे उनको भर्ती नहीं करता है। ये असंवेदनहीनता क्यों है? कब तक ये आप एक दूसरे के ऊपर राजनीतिक दल अपने आरोप प्रत्यारोप करेंगे? एक आम जनमानस के तौर पे क्या प्रधानमंत्री या देश के गृह मंत्री काम नहीं कर सकते? एक आम जनमानस की समस्या को लेकर के क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री काम नहीं कर सकते? मन की बात आप बहुत करते हैं, कभी जनता के मन की बात सुनने की आप कोशिश करेंगे? अशोक पांडे का मैं जिसके ठीक है, मैं आता हूँ एक बार फिर से अशोक पांडे से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। उसकी क्या स्थिति हो? अशोक पांडे अगर हमारे साथ जुड़ पाए हों तो अशोक पांडे साहब, क्या सब कुछ ठीक रहने वाला है? क्योंकि जून में जब आपने अनलॉक किया तो 6 दिनों में 50,000 मामले सामने आ गए, और अब तो मॉल्स खुल रहे हैं जहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुल रहे हैं, मंदिर खुल रहे हैं भक्तों के लिए, धार्मिक स्थल खुल रहे हैं। क्या स्थिति रहने वाली है? आपको बता दें कि हमने वो भी खुलने का साथ किया। पांडे साहब, माफ़ी चाहूँगा, आपके जगह पर लगता है कि नेटवर्क नहीं है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। अविनाश, लोगों से बातचीत कर रहे होंगे, कल को लेकर के लोगों की क्या तैयारी है? क्योंकि करीब 80 दिनों के बाद मंदिर, मठ, गुरुद्वारे, चर्च ये खुलने वाले हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुलने वाले हैं। लोगों के जहन में क्या चल रहा है? क्योंकि आपने देखा मार्केट तो खुली है कई जगहों पर, लेकिन वहां पर लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह का डर, जब 8 तारीख से नई चीजें खुलेंगी, नया दौर शुरू होगा, अनलॉक 2 का एक तरीके से शुरुआत होगी, तो क्या तैयारी है लोगों की? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कुंदन कि लोगों के मन में एक डर है। और अगर हम बात करें अभी जो मार्केट खुली हुई है उसमें मुश्किल से बहुत कम लोग दिखते हैं, लेकिन अगर हम कल की बात करें तो आज दिन में बहुत से होटल मालिकों से मेरी बातचीत हुई, तो बहुत से होटल्स के जो बड़े होटल्स हैं लखनऊ के, उनका ये कहना है कि चूंकि अभी कल से जब होटल शुरू होंगे और लोगों के मन में कहीं ना कहीं डर है, लोग ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, होटलों में जाना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो वैसे में उनकी संख्या बेहद कम होगी। और जब होटल शुरू होंगे तो चूंकि होटल मालिकों को पूरा स्टाफ रखना होगा, उनको सैलरी देनी होगी, तो वैसे में बहुत से होटल्स हैं, उन्होंने ये फैसला किया है कि 30 जून के बाद वे होटल्स खोलेंगे। जहां तक सवाल धार्मिक स्थलों का है, तो ये उम्मीद की जा रही है कि धार्मिक स्थलों पर जो श्रद्धालु होंगे वो बड़ी तादाद में आएंगे, लेकिन चूंकि फूल माला वहां पर चढ़ाने की अनुमति नहीं है, ना ही प्रसाद वितरण की अनुमति है, तो वैसे में जो आपने देखा हुआ कुंदन की किसी भी, चाहे मंदिर की बात करें, मस्जिद की बात करें, जो दूसरे धार्मिक स्थल हैं, उनके बाहर दुकानों की एक लंबी कतार होती है, सबसे ज्यादा फूल सामग्री और जो प्रसाद सामग्री होती है, तो उस चीज में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। बहुत से आज दुकानदारों से बात हुई
वो काफ़ी मायूस लग रहे हैं। जहाँ तक सवाल रेस्टोरेंट जो तमाम रेस्तरां हैं अगर उनकी बात करें तो उनमें भी कहीं ना कहीं ये स्थिति देखी जा रही है। बहुत से जो रेस्टोरेंट के मालिक हैं उन्होंने ये फैसला किया है कि वे होम डिलीवरी करेंगे कल से, क्योंकि चूंकि सरकार ने ये गाइडलाइन जारी की है कि किसी भी रेस्तरां में जो 10 साल के से कम उम्र के बच्चे होंगे उनको ले जाने की परमिशन नहीं होगी और 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को जाने की परमिशन नहीं होगी। तो ये कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति है। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि क्या वे अपने प्रतिष्ठान शुरू करें या नहीं शुरू करें, क्योंकि कहीं ना कहीं 2.5 महीने के लॉकडाउन के बाद उनके मन में डर है कि एक तरफ संक्रमण का खतरा है, दूसरी तरफ उन्हें भारी लॉस का खतरा है, क्योंकि लगातार लोग लॉस में जा रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि जो कई अगर जैसा कि मैंने पहले बिल्कुल अविनाश, हमें समझना पड़ेगा कि जब इतनी बड़ी तादाद में नए केस सामने आ रहे हैं तो क्या लोगों के जहन में डर है? क्या लोग अपने आप को तैयार कर पाए हैं क्या? क्योंकि सरकार चाहते है कि अर्थव्यवस्था पटरी पर आए और आम जनजीवन की तरफ हम लौटें, ये सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन लोगों के अंदर बहुत डर है। डॉक्टर उमाशंकर पांडे, क्या हमारे लोग, देश के लोग इस स्तर पर जागरूक हो गए हैं कि कोरोना को कैसे मात देना है, कोरोना से कैसे बचना है, अपना काम भी करना है और कोरोना से बचे भी रहना है? क्या ये सीख पाए हैं लोग? और लोगों के जहन में जो अभी भी डर है, क्योंकि अब तो 10,000 के करीब मामले हर रोज सामने आ रहे हैं, 6 दिन में 50,000 मामले सामने आ गए, तो मेरा सवाल यह है कि क्या लोग इसके लिए तैयार हैं, अपने आप को तैयार कर पाए हैं कोरोना से जंग के लिए, और इतनी जागरूकता आ गई है लोगों के बीच? जनता पहले ही डे 1 से भगवान के भरोसे थी और आज भी हम भगवान के भरोसे हैं। आप ये समझिए कि ना तो ठीक से सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है, ना कोई प्रॉपर मास्क है, और क्योंकि ज्यादातर केसेस अब एसिम्प्टोमेटिक हो रहे हैं, यानी कि बगैर लक्षण के कोरोना की संख्या, कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या ज्यादा बढ़ रही है। इसके लिए ये जरूरी था कि टेस्टिंग लगातार बढ़ाई जाती, टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ती, तो जो कोरोना संक्रमित लोग हैं जो सामने नहीं है वो सामने आते, इससे जो कोरोना का श्रृंखला है, जो चेन है, वो टूटती। लेकिन ये करने में सरकार सफल नहीं हो पाई है। 23 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में आज जो टेस्टिंग की कैपेसिटी है वो बेहद कम है और वेंटिलेटर की संख्या और भी कम है। ये शहरों की हालात है। अगर गांव में जिस तरीके से अब कोरोना फैल रहा है, गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के हालात बहुत बुरे हैं। वहाँ तो प्रॉपर सैनिटाइजर भी उपलब्ध नहीं है। लखनऊ नगर निगम में पीछे खबर आई थी, हम लोगों ने देखा कि सैनिटाइजर की जगह पानी दिया जा रहा था, पानी से हाथ धुला जा रहा था। ऐसे में जब मंदिर मस्जिद सब खुल रहे हैं, और मैं प्रश्न करना चाहता हूँ सरकार से, योगी जी संत है, खुद महंत है, एक पीठ के पीठाधीश्वर है, तो ये जो सैनिटाइजर है ये बना किस चीज से है? जिन चीजों से ये सैनिटाइजर बना, चलिए ये चीजें, ये अलग मसला है। प्रशांत पाठक के पास मैं जाता हूँ, चीजों को भटकाइए नहीं ना। कल 8 तारीख से लेकर के, ठीक है पांडे साहब, 8 तारीख को लेकर के जो तैयारी है, लोगों के बीच जो शक शुबा है, और जो लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसे हम सामने रख रहे हैं, क्या जो छूट मिल रही है वो आफत तो नहीं बन जाएगी? ये हमारा आज का सवाल है। प्रशांत पाठक साहब, क्या लोग तैयार हो पाए हैं इस चुनौती के लिए, जब हम इतने लंबे वक्त से कोरोना के साथ हम जी रहे हैं और हमें आर्थिक सुधार की तरफ भी बढ़ना है, अर्थव्यवस्था को पटरी पर भी लाना है, तो इन सब के बीच क्या लोग इसके लिए तैयार हो पाए हैं? देखिए कुंदन जी, भारतवर्ष की जनता बड़ी समझदार है और धीरे धीरे वो समझ गई है कि सरकार के भरोसे बैठने से उनका कुछ भी नहीं हो सकता। तो जनता ने अपने आप में अवेयरनेस पैदा करके, कहीं ना कहीं आज की डेट में मैं निकलता हूँ तो देखता हूँ कि जनता के अंदर अवेयरनेस है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि लोग जो कोरोना संक्रमित अगर कहीं निकलता है, कहीं किन्हीं चीज़ों को छूता है, जिस तरीके से वायरस ट्रांसपोर्ट होता है, उसके हिसाब से लहजे से ये काम बड़ा ही मुश्किल होने वाला है सरकारों के लिए। सरकार अगर पूरी तरीके से तैयार है या सरकार ने लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया, ये एक अलग बात है। रही बात अर्थव्यवस्था की, जो काम आज सरकार कर रही थी, मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये सरकार रिवर्स गियर पे चलना कब बंद करेगी। जो काम पहले होना चाहिए था वो आज किया जा रहा है। ये आवश्यकता, जब 453 केसेस थे उस समय पे आपको आवश्यकता थी कि आप अवेयरनेस के साथ में 30% 50% की एफिशिएंसी के साथ में आप जो है मॉल्स को, रेस्टोरेंट को, सबको चालू रखते, जिससे कि अर्थव्यवस्था पटरी पर रहती। जब देखते कि स्थिति ठीक नहीं होने वाली है और लोगों को
थोड़ा अवेयर करते हैं कि भाई देखिए ऐसा है, पैंडेमिक समय आने वाला है, आप अपनी खरीदारी करिए, आप अपनी तैयारी कर लीजिए, जिसको जहाँ जाना है आप जा सकते हैं। उस आधार पर अगर सरकार तैयारी करती तो इतनी भयावह स्थिति नहीं होती, क्योंकि देश की जनता बड़ी समझदार। आप देखिए ना, ठीक है, कि प्रधानमंत्री के एक आदेश अशोक पांडे से फिर से मैं एक सवाल ले रहा हूं, तक अपने घरों में कैद रखा पाठक साहब, लेकिन सरकार फेल होते नजर आ रही है। सरकार केवल और केवल अपनी चुनावी राजनीति, ठीक है, पीएसपीएल की तरफ से पाठक साहब कह रहे हैं कि भाई सरकार फेल हो गई। अशोक पांडे साहब, उम्मीद करता हूं कि इस बार आपकी आवाज सही से आ पाएगी। मेरा सवाल ये है कि क्या ये जो छूट मिल रही है ये आफत न बन जाए, ये आप लोगों को भी डर है क्या, या फिर आप लोगों ने ऐसी पुख्ता व्यवस्था की है जिसमें कोरोना का फैलाव नहीं होगा, आर्थिक गतिविधियां चल पड़ेंगी और देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आएगी? पांडे साहब लग रहा है सुन नहीं पा रहे हैं, लगातार उनसे हम संपर्क करने की कोशिश कर। हेलो 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 जी पांडे साहब कहिए। हाँ सुनाई दे रहा है? हाँ आवाज आ रही है। मैं कह रहा हूँ पांडे साहब, राहत न बन जाए आफत, ये डर है क्या? देखिए आपको बता दें कि हमारी सरकार ने सारी व्यवस्था शर्तों के साथ लागू किया है, और आपको बता दें मंदिरों में हमने एक गाइडलाइन बनाया है, माल में बनाया है, और ईमानदारी के साथ है। जनता अब जागरूक हो चुकी है कि हमें मास्क लगाना जरूरी है, हमें 2 गज दूरी बनाना जरूरी है, और मंदिरों में सैनिटाइजर लगाया जाएगा, वहाँ मशीन लगाई गई है। उसके बाद उन लोगों की जांच करने के बाद ही 5 लोगों को जाने दिया जाएगा। अगर इस आधार पे जनता दर्शन करेगी, माल में जाएगी, तो निश्चित है कोरोना से हम निजात पाएंगे। हमने ठीक है अशोक पांडे साहब, मैं रोक रहा हूँ, वक्त इतना ही है। आपसे बहुत देर से जुड़ पाए आप हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तो बड़ा सवाल ये कि राहत न बन जाए आफत, इसका डर आम लोगों को है, इसलिए तमाम लोगों को अपना ख्याल रखना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा, हाथ धोते रहना पड़ेगा, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि अब रियायतें ज़्यादा मिल रही हैं तो चुनौतियां भी आम लोगों के सामने ज़्यादा बड़ी होंगी। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।